हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से वीडियो है। ये लास्ट वीडियो है और 30वां वीडियो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। एंड नेक्स्ट वीडियो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से होगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आज के वीडियो में केवल 16 क्वेश्चंस हैं। किसी कारणवश मैं 20 नहीं पूरा पाई हूँ, टाइम की कमी के कारण। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपना सेल्फ स्टडी भी कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा जो एक आघात द्वारा हृदय से बाहर की ओर धकेली जाती है वह क्या कहलाती है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पुश्ड आउट ऑफ द हार्ट इन वन स्ट्रोक इज कॉल्ड। तो वन स्ट्रोक यानी एक आघात, एक धड़कन के द्वारा जितना हृदय द्वारा रक्त को बाहर धकेला जाता है अंगों की तरफ, महाधमनी की तरफ, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि ये हिंदी में इंग्लिश में स्ट्रोक वॉल्यूम, हिंदी में आघात आयतन होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 ml होता है आपका आराम की स्थिति में, और जो हमारा हार्ट रेट होता है 72 ml। इसको 72, ठीक है। तो 1 मिनट में हृदय धड़कता है 72 बार, एक बार में हृदय रक्त को पंप करता है 70 बार। हम इसको निकालेंगे तो 1 मिनट में जितना रक्त पंप करता है हृदय वो निकल जाएगा, जिसे हम कार्डियक आउटपुट कहेंगे, ठीक है। तो होता कितना है 5040 ml यानी 5.04 लीटर, 5 लीटर के बराबर आपका कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में। जो हृदय जो है 5 लीटर के लगभग रक्त को पंप करता है, जिसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और एक धड़कन में जितना रक्त को पंप करता है उससे 70 ml होता है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यही स्ट्रोक वॉल्यूम जब हम किसी एक्टिविटी और व्यायाम करने लगते हैं तो 70 से बढ़कर 120, 130, 140 हो जाता है। और जो हमारा हार्ट रेट होता है वह 72 से बढ़कर 180 तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही हम प्रशिक्षित हो जाते हैं तो हमारा हार्ट रेट 40 से 50 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। तो आपको पता है कि रक्त 2 भागों में बांटा गया है, एक द्रवीय भाग, एक ठोस भाग। जो द्रवीय यानी तरल भाग है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो पूरे रक्त का 55% भाग बनाता है। जो ठोस भाग है, ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होता है, पूरे रक्त का 45% भाग बनाता है। तो जो रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वह 55% होता है। तो 55% कहीं दिया नहीं है, तो 55 से 60 वाला एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे 50 से 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि पूछेगा तो, ठीक है। प्लाज्मा में हमारा पानी होता है 90%, प्रोटीन 8%, नमक 0.9% और कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है 0.1% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हृदय के दाहिने वेंट्रिकल से रक्त बहता है। ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट फ्लो इनटू। तो दाहिने वेंट्रिकल यानी दाहिने निलय से आपको पता है कि हृदय के दाएं भाग यानी दाएं अलिंद दाएं निलय में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग बाएं अलिंद बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। इसको याद रखिएगा। तो दाहिने वेंट्रिकल यानी निलय से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? पल्मोनरी धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते जाता है, लेकर के पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, वहां से शुद्ध होकर पल्मोनरी सीरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से जब कंट्रैक्ट होता है बाएं निलय, तो एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है और महाधमनी की समस्त शाखाओं से द्वारा समस्त शरीर की कोशिकाओं तक भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्ट। तो दोस्तों, आपको पता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, जो हमारी लंबी लंबी हड्डियां होती है, उसके बीच में खोखला भाग होता है जिसे हम हैवेसियन नाल कहते हैं, और उसमें स्टेम कोशिका होती है जिसके द्वारा अस्थि मज्जा में जो है अस्थि मज्जा के स्टेम कोशिका के द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं का जो भ्रूणावस्था होता है उस कंडीशन में स्प्लीन और यानी प्लीहा यानी कि स्प्लीन और यकृत यानी लीवर में होता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्लड सर्कुलेशन? तो दोस्तों, जब हम व्यायाम करते हैं तो जो हमारा हृदय का धड़कन है 72 से 180 तक पहुंच जाता है, यानी कि हृदय धड़कन में भी वृद्धि होती है। ठीक है। एंड हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है, रक्त का निर्माण ज़्यादा होता है, हृदय धड़कन में जो है व्यायाम के दौरान की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है। एंड स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है। एक धड़कन में जब 70 ml पंप करती है तो उससे ज़्यादा पंप करने लगती है। कोलेस्ट्रॉल के आयतन में जो हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और कोशिकाओं की संख्या एवं कुशलता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रोक आयतन में भी वृद्धि होगी, इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम, हृदय के आकार में वृद्धि, इंक्रीज द हार्ट साइज, कोलेस्ट्रॉल स्तर में कमी, डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, खिलाड़ी का हृदय क्या है? दोस्तों, नियमित व्यायाम के कारण हृदय का आकार और आकृति बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं एथलीट हृदय, खिलाड़ी का हृदय। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हृदय का आकार आकृति बढ़ जाता है तो जो हम कोई एक्टिविटी सिंपल स्थिति में जो है हमारा जो हार्ट रेट होता है 72 बार होता है। सिंपल स्थिति में कितना होता है? 72 बार होता है। लेकिन जब हम कोई व्यायाम करते हैं उस कंडीशन में 180 पहुंच जाता है। जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं तो वही हमारा हार्ट रेट जो है 40 से 50 प्रति मिनट हो जाता है। इसलिए इसका प्रभाव खिलाड़ी के हृदय का पर पड़ता है और खिलाड़ी का यह एक हाइपोट्रोपिक स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, हाइपो मतलब कम। ठीक है, तो यह हाइपोट्रोपिक स्थिति में पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। आप सबको पता है यह क्या करता है? संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, बैक्टीरिया को पहचानता है, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को खाता है, घाव भरता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का अहम रोल है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसका जीवन काल जो है 2 से 5 दिन होता है। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होता है, आपको पता है, एक ग्रेनुलोसाइट जिसे कणिका युक्त और दूसरा अग्रेनुलोसाइट कणिका विहीन। जो ग्रेनुलोसाइट होता है 70 से 75% होता है और अग्रेनुलोसाइट कणिका विहीन जो है वो 25% होता है। ग्रेनुलोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी का उत्पादन हड्डियों के रेड बोन मैरो, शरीर में को जीवाणु व विषाणुओं से बचाता है और जीवाणुओं को खत्म करने की प्रक्रिया को फाइगोसाइट कहा जाता है। ग्रेनुलोसाइट की मात्रा की जांच करने के लिए स्टैनिंग नामक विधि अपनाई जाती है जिसे ग्रेनुलोसाइटोपिनिया कहा जाता है। अगर यह पूरी तरह खत्म हो जाए तो इसे हम अग्रेनुलोसाइटोपिनिया साइटोसिस कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका युक्त जो डब्ल्यूबीसी होता है वो 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो बैक्टीरिया से रक्षा करता है जो 60 से 70% भाग पाया जाता है। बेसोफिल्स जो होता है 1% पाया जाता है, इसकी संख्या बढ़ने से गंभीर रोग हो जाता है, कार्बन आदि सूक्ष्म कणों का अंतर्ग्रहण नहीं हो पाता। तीसरा होता है इओसिनोफिल जो 3% पाया जाता है, ये एलर्जी रोगों का पता लगाता है इओसिनोफिल, और एलर्जी की अवस्था में इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है, इसको ये याद रखिएगा, जैसे अस्थमा, इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिल जो है एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रक्रिया को फलस्वरूप बने कणों का परिग्रहण करता है। दूसरा जो होता है अग्रेनुलोसाइट कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी जो 25% होता है, उसमें 2 प्रकार होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है। मोनोसाइट जो होता है वो जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को भक्षण करती है और लिम्फोसाइट जो होता है हमें इम्यून सिस्टम प्रदान करती है। तो जैसे कि जो आपका एंटीबॉडीज होता है वो बैक्टीरिया की पहचान करने, रक्षा करने का काम करता है। जो आप टी लिम्फोसाइट होता है बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जो मोनोसाइट होता है बैक्टीरिया को खाने यानी भक्षण करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त लैक्टेट संचयन के प्रारंभ में निम्नलिखित भी कहा जाता है। द ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन इज आल्सो कॉल्ड द फॉलोइंग। दोस्तों, रक्त लैक्टिक एसिड की बात करेगा, लैक्टिक की बात करेगा तो अब हमेशा आपको जो हाई इंटेंसिटी क्रियाएं होती हैं, अनएरोबिक क्रियाएं, उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वात निरपेक्ष शुरुआत, यानी कि वात निरपेक्ष शुरुआत यानी कि अनएरोबिक ऑनसेट।
अनएरोबिक ऑनसेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिकथन ए है कि त्वचा में लसिका वाहिकाएं शिराएं का स्थान लेती हैं। आर है, आंतों के साथ लसिका वाहिकाएं धमनियों का स्थान लेती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कंफ्यूजन लग रहा है इस क्वेश्चंस में। अगर आपको इसमें कुछ ज़्यादा समझ में आता होगा तो अवश्य बताइएगा। इसमें दिया हुआ है कि ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं, क्योंकि आंतों के साथ लसिका वाहिकाएं धमनियों का स्थान नहीं लेंगी। इसका अलग होता है स्थान, इसका अलग, इसलिए यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही मिलान आपको करना है। बिम्बाणु यानी कि बिम्बाणु को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो ए का 4 हो जाएगा। बी है कम हीमोग्लोबिन। कम हीमोग्लोबिन से हमें क्या हो जाता है? रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो बी का 3 हो जाएगा। एंड डायबिटीज किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। तो सी का 1 हो जाएगा। एंड कोलेस्ट्रॉल जो होता है 2 प्रकार का होता है, एचडीएल, एलडीएल। तो यहाँ पे एचडीएल आपका हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 4 3 1 2 4 3 1 2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हृदय के दाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? 2 बार रिपीट हो गया। विच आर्टरी कैरीज प्यूरिफाइड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स? तो दोस्तों ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? वेयर इज हीमोग्लोबिन फाउंड? आप सबको पता है आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड कार्पल्स में पाया जाता है। आरबीसी जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन, फॉलिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। या भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीम नामक रंजक होता है। इसके का रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। ग्लोबिन लौहयुक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक मैटिन होता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन है? तो मैटिन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिकथन ए है कि परिसंचरण तंत्र को परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। राइट है, सिंपल सी बात है। एंड तर्क आर है कि हृदय प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन तथा पाचित आहार सामग्री भेजता है तथा कोशिकाओं से CO2 तथा अपशिष्ट पदार्थ बाहर करता है। बात सही है। ठीक है, समस्त अशुद्ध रक्त को शिराएं ला करके दाएं अलिंद में जमा करती हैं। फिर दाएं निलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी वाल्व के रास्ते जाता है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। फिर वहाँ से शुद्ध रक्त ऑक्सीकृत होकर अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन ले करके हीमोग्लोबिन जो है कहाँ चला जाता है? शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा के रास्ते बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में, महाधमनी से समस्त शरीर में भेज दिया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हृदय तथा रक्त नलिकाओं की क्षमता को नापने के लिए रक्तदाब एक मार्गदर्शक है। ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर से पता चलता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है हाई है कि लो है। सामान्य रक्तदाब 120-180 mm हो जाए तो आपको पता है 120-80 है तो आपका नॉर्मल है, सही है। इससे कम है तो लो ब्लड प्रेशर, इससे ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, ये राइट सही है। तर्क आर है, आकुंचन के समय यानी जो सिस्टोल होता है, सिकुड़ता है निलय, तो आकुंचन के समय बायां निलय महाधमनी में रक्त धकेलता है। बात सही है। बायां निलय जब संकुचित होता है तो रक्त को एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी यानी एरोटा में धकेलता है। उस समय रक्तदाब क्या होता है? उस समय जो धमनियों पर दबाव पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसका रक्तदाब होता है 120 mmHg।
अब प्रसरण के समय यानी कि शिथिलन के समय, डायस्टोल के समय, आराम के समय जब बायां नीला रक्त से भर जाता है तो उस समय जो धमनियों पर दाब पड़ता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसका रक्तदाब होता है 80 mmHg। तो दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त की प्रवाहित होने के क्रम में परिसंचरण तंत्र के निम्न अंगों को व्यवस्थित आपको करना है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो सबसे पहले हृदय, हृदय से कहाँ जाता है, महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, धमनी से कैपिलरीज में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कि यहाँ पे मिलान करना है। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, रक्त शर्करा है, ठीक है, रक्त शर्करा है। तो ए बी सी डी, ग्लूकोज है रक्त शर्करा, तो ए का हो जाएगा 3। एंड हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में, तो बी का हो जाएगा 4। एंड सी है डायाफ्राम, जो हमारा फेफड़ा होता है, डायाफ्राम पर सदा रहता है, ये श्वसन पेशी कहलाता है, तो सी का हो जाएगा आपका 1। एंड हृदय है, हृदय का हो जाएगा कार्डियक, ठीक है, डी का 2। इस प्रकार आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 16 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपका तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।